हेलो फ्रेंड्स, आज फिर ये नेक्स्ट वीडियो है। ये 6 तारीख का सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया है ग्रेड 1 में, उसके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। 15 क्वेश्चन है पेडागोजी सेक्शन में जो आए हुए हैं। तो साइकोलॉजी और पेडागोजी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो चलिए आइए इसको आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन ब्लूम से दिया हुआ है। ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र कौन कौन से, यानी ब्लूम की टेक्सोनॉमी में जो 3 डोमेन बताए हैं वो कौन कौन से हैं, डोमेन बताना है। अभी कल की ही वीडियो में मैंने वो डोमेन का एकदम पूरा स्पष्टीकरण किया था। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक, भावात्मक, मनोवाहक। ठीक। सेकंड दिया हुआ है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। थर्ड दिया हुआ है संज्ञानात्मक, भावात्मक, मूल्यांकन। चौथा दिया हुआ है संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक। अब आपने पढ़ा है कल तो याद होगा थोड़ा बहुत कि कौन कौन से थे। एक तो सामाजिक कोई डोमेन नहीं बताया उन्होंने, और ये मूल्यांकन कोई डोमेन नहीं बताया, और यहाँ पे प्रशिक्षण कोई डोमेन नहीं बताया। तो ये 3 रॉन्ग हो जाएंगे। तो बचा कौन, ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, ये थर्ड रॉन्ग हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बचा कौन कौन सा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये 3 डोमेन बचे। ठीक है, तो यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है यानी संज्ञानात्मक पक्ष है, तो ये किससे जुड़ा हुआ होता है, संज्ञानात्मक पक्ष किससे जुड़ा हुआ होता है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे चिंतन वगैरह, चिंतन और विचार करने की प्रोसेस या प्रक्रियाएं होती हैं। और जो भावात्मक डोमेन है वो मन या हृदय से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें फीलिंग्स या सोचना, महसूस करना इसमें कनेक्टेड होता है या जुड़ा हुआ होता है। और तीसरा है जो मनोवाहक यानी साइकोमोटर। तो साइकोमोटर ये हाथ पैरों की गति से संबंधित होता है, यानी कि हाथ पैरों का चलना, हाथ पैरों से कोई गति करना, मूवमेंट होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा आंसर। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये 3 डोमेन थे जो ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी में बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, शैक्षिक योजना निम्न से संबंधित है। शैक्षिक योजना एजुकेशन प्लान किससे रिलेटेड है, यह जांचना कि प्रदर्शन निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या है, यहाँ पे यह जांचना कि प्रदर्शन निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं, क्या ये शैक्षिक योजना क्या इससे रिलेटेड है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का सर्वोत्तम तरीका चुनना। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षकों की भर्ती। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षकों के लगातार स्थानांतरण, यानी शिक्षकों की भर्ती ये शैक्षिक योजना से कोई रिलेटेड नहीं है। और शिक्षकों का लगातार स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, तो ये कोई शैक्षिक योजना से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का सर्वोत्तम तरीका। यहाँ पे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनके लिए जो कार्यवाही की जाती है, ये एक प्रकार का सर्वोत्तम तरीका है शैक्षिक योजना प्लान। जो शैक्षिक योजना प्लान है तो वो एजुकेशन प्लानिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थांडाइक सिद्धांत खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जो थांडाइक का सिद्धांत है वो किसके रूप में जाना जाता है, इन्होंने सीखने के लिए जो सिद्धांत दिया था तो वो सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है, बताना है। उनके बहुत सारे नाम थे एक सिद्धांत के, तो व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, व्यवहारिकता या संरचनावाद या संयोजनवाद। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे संयोजनवाद या कनेक्टिज्म, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके सिद्धांत के और अन्य नाम थे, जो भूल और त्रुटि का सिद्धांत था, भूल व त्रुटि का सिद्धांत इसी का अन्य नाम है। संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी का अन्य नाम है। इसी को SR थ्योरी भी बोल सकते हैं, जो सीखने के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने दी हुई थी। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इसी को बोलते हैं, S से स्टिमुलस या उद्दीपक और R से रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उसी को बोलते हैं। इसे उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इसके और भी नाम हो सकते हैं, भूल और प्रयास का सिद्धांत भी है, यही संयोजनवाद का है ही, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पावलाव अधिगम इस मान्यता पर आधारित है कि जीवित प्राणी का आचरण निम्न होता है। जीवित प्राणी का आचरण कैसे होता है, रचनात्मक होता है, स्वैच्छिक होता है, बौद्धिकतापूर्ण होता है या यांत्रिक होता है। तो जो पावलाव ने कुत्ते पर जो किया था एक्सपेरिमेंट, तो वो कैसे किया था ये देखना है पूरा। ठीक है, तो वो 3 स्टेप में होता है, आपने देखा था 3 स्टेप में कैसे होता है। सबसे पहले वो UCS सामने लाता है, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या, भोजन। तो भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आती है, यानी कि UCR आया। ये क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक उद्दीपक देखेगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या करता है कि स्वाभाविक उद्दीपक तो रहता है साथ में, यानी UCS, और एक अस्वाभाविक उद्दीपक की भी होता है, यानी CS, कंडीशनल स्टिमुलस, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है। फिर ये क्या होता है, जब भोजन होता है और घंटी होती है, घंटी की आवाज़, ये भोजन हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे घंटी की आवाज़ साथ में बजाई जाती है, ये अस्वाभाविक है, ठीक है, ये स्वाभाविक है। अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, जब इन दोनों को साथ में दिया जाता है, जब कुत्ता देखता है तो क्या करता है, कुत्ते के जीभ से स्वाभाविक मतलब लार निकलती है, तो वो क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, ठीक है, यानी लार का आना, फिर भी लार आई तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि थर्ड स्टेप में ओनली घंटी की आवाज़ बजती है, ठीक है, ओनली घंटी की आवाज़ बजी, और घंटी की आवाज़ बजने से, घंटी की आवाज़ बजाई जाने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। ओनली घंटी की आवाज़ से कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, यानी सीआर। तो ये सीआर क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम अनुक्रिया। ये कृत्रिम स्टूमुलस था, कृत्रिम स्टूमुलस से यानी कि यांत्रिक स्टूमुलस से यांत्रिक रिस्पॉन्स किया, इसलिए यहाँ पे आंसर माना गया कि ये यांत्रिक होता है या कृत्रिम आचरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। याद रखना है कैसे, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले स्वाभाविक उद्दीपक देगा यानी भोजन, तो कुत्ते के मुंह में स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा यानी लार आएगी, ये प्रोसेस चलाएगा कुछ देर, फिर दूसरे स्टेप में क्या करेगा कि भोजन देगा यानी स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, और प्लस घंटी की आवाज़ यानी घंटी, पहले घंटी बजाएगा फिर भोजन देगा, तो उसके मुंह से लार आएगी यानी स्वाभाविक उद्दीपक हुआ। फिर ये प्रोसेस कुछ देर तक कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेगा कि वो ओनली घंटी की आवाज़ बजाएगा, ठीक है, ओनली घंटी की आवाज़ बजाएगा, और घंटी की आवाज़ मात्र बजने से ही उसके जीभ से लार आएगी, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक था या कृत्रिम उद्दीपक था, कृत्रिम उद्दीपक में ही उसके जीभ से लार आ गई, कुत्ते के मुंह से लार आ गई, तो ये हो गया कि कृत्रिम उद्दीपक से ही कृत्रिम रिस्पॉन्स करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसलिए ये डी आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। समझ में आ गया होगा आई थिंक, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी और पूरा डाउट क्लियर करने की, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर वाक्यांश का तात्पर्य है कि सभी छात्रों को प्रोग्रेसिव एजुकेशन को माइंड में रखना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो जॉन डीवी लेकर आए थे, ठीक है, तो जो जॉन डीवी लेके आए हुए थे उनके बारे में अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, तो इसका क्या है, सभी छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी क्षमता साबित करने की अनुमति दी जाए, क्या ये है, या नौकरियों में बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त करे, ये है, या तीसरा ऑप्शन दिया हो जाति धर्म रंग क्षेत्र और धर्म पर ध्यान दिए बिना समान शिक्षा प्राप्त हो और प्रवेश परीक्षा के आधार पर चुने जाएं। तो यहाँ पे एकदम फाइनल आंसर दिया हुआ है, उसमें कोई डाउट करने की चीज़ नहीं है कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा, इनका सबका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जाति धर्म और क्षेत्र को ध्यान दिए बिना सभी स्टूडेंट को समान शिक्षा के अवसर मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी विशिष्ट तथ्य क्या हुए, विशिष्ट तथ्य हुआ जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये विशिष्ट है, ये सामान्य है, ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जब प्रक्रिया चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, आगमन, ठीक, और आगमन को ही इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पे यही प्रोसेस चल रही है कि विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण की, यानी उदाहरण से गए और कोई नियम पर पहुंचे, उदाहरण विशिष्ट होते हैं और नियम जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चली वो प्रक्रिया क्या हुई, इंडक्टिव मेथड के द्वारा वो प्रक्रिया चली, तो यहाँ पे इंडक्टिव से ही इंडक्शन बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यदि ये सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण पर पहुंचेगी प्रक्रिया तो ये क्या कहलाएगी, ये निगमन कहलाएगी, निगमन मेथड। निगमन मेथड को ही हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है, तो डिडक्टिव से ही बनेगा डिडक्शन यानी कटौती, तो इसके लिए ये ऑप्शन डी होगा, लेकिन यहाँ पे विशिष्ट से सामान्यीकरण दिया हुआ है तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये अनुमानी विधि निम्न के द्वारा अधिगम पर जोर देती है। अनुमानी विधि कई बार आया हुआ है, अभी पिछले ही या ग्रेड 1 में ही पूछा हो या ग्रेड 2 में, कि अनुमानी विधि निम्न के द्वारा अधिगम पर जोर देती है, तो ये किस पर जोर देती है, करो और खोजो विधि पर जोर देती है, डूइंग एंड डिस्कवरी मेथड, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को बदलने और संशोधित करने वाली प्रक्रिया, ठीक है, बदलने और संशोधित करने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, यानी मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड बोलना है, मॉडिफाइड या चेंज्ड, ये दो शब्द आ जाते हैं कि मॉडिफाइड करना और चेंज्ड करना, तो ये जो एकोमोडेशन प्रोसेस होती है ये उसको बताता है, ठीक है। और संज्ञानात्मक में संरचना को बदलना ये एकदम है कि बदलना है और मॉडिफाई करना, संशोधित करना है। इंग्लिश में 2 ये शब्द देखना है, चेंज्ड और मॉडिफाइड आ जाए तो समायोजन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा,
और यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक संरचना जो दी हुई है उसको ग्रहण कर लेना या आत्मसात कर लेना, तो वो आत्मसातकरण हो जाता है, या उसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कह देते हैं। ठीक है, तो वो अलग मैटर है, मतलब इसी से कनेक्टेड रहता है। यदि संशोधित करना और चेंज करना लिखा हुआ है तो एकोमोडेशन है, यदि ये नहीं लिखा हुआ है तो आत्मसातीकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। खैर यही भर दिया ही हुआ था। और ज्ञान का हस्तांतरण ये अलग ही मैटर है, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि जब कोई विद्यार्थी 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो इसे किस प्रकार संदर्भित किया जाता है। जब कोई विद्यार्थी 2 बार परीक्षा देता है तो ये किस प्रकार की परीक्षा है। ये परीक्षा पुनर्परीक्षा है, यानी रेस्ट, टेस्ट और रीटेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि मूल पाठ्यक्रम में निम्न शामिल होता है। शिक्षकों द्वारा तैयारी इकाई और पाठ्य योजनाएं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है स्कूल प्राधिकारियों द्वारा पेश किया गया विषय या अन्यत्र बच्चों द्वारा कुल अनुभव या स्कूल कार्यक्रम में कुल अनुभव। तो मूल पाठ्यक्रम यानी कोर कैरिकुलम से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कठिनाइयों को नहीं बल देता है, जो उसकी बीच बीच में कठिनाइयाँ होती हैं। ये पिछला क्वेश्चन था, आया हुआ था। एक और क्वेश्चन इसी से आया हुआ है कि मूल पाठ्यक्रम में निम्न शामिल होता है। तो मूल पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है, ये स्कूल कार्यक्रम में कुल अनुभव। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस इन द स्कूल प्रोग्राम, ये कोर पाठ्यक्रम में या कोर कैरिकुलम में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में कुल कितने चरण होते हैं। तो एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसमें कितने चरण बताए गए हैं, उसमें 6 चरण बताए गए हैं, 7 बताए गए हैं, 8 बताए गए हैं, 9 बताए गए हैं, चरण बताए गए हैं। इसमें मनोसामाजिक सिद्धांत में केवल 8 चरण बताए गए हैं। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है 6 स्टेज, ये किसमें है, कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसमें 3 लेवल और 6 स्टेज बताई गई हैं। ठीक है, ये कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास का चरण था, और 8 चरण मनोसामाजिक, एरिक एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया हुआ था उसमें टोटल 8 चरण बताए हुए थे। ठीक है, अब 8 चरण कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए कि पहला चरण जो दिया हुआ था चरण है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। ठीक है, यानी कि विश्वास वर्सेस या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अविश्वास। ठीक है, ये पहली स्टेज थी। सेकंड क्या बताई गई है, इसका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड क्या है कि 0 से 2 साल या 8 मंथ ऐसे होता है, तो पूरा 2 साल भी ले लेते हैं कि 0 से 2 वर्ष। और दूसरा है स्वतंत्रता बनाम या स्वायत्तता बनाम, स्वतंत्रता भी लिख सकते हैं और स्वायत्तता भी लिख सकते हैं। स्वतंत्रता बनाम या वर्सेस शर्म लज्जा की अवस्था। ठीक है, शर्म लज्जा की अवस्था ये दूसरी स्टेज है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका होता है 2 से 3 वर्ष। ठीक है, ये दूसरी स्टेज हो गई। तीसरी की बात कर लेते हैं कि तीसरी क्या है, तीसरी की बात कर लेते हैं। यहाँ तीसरी बताई थी उन्होंने कि पहल बनाम या पहल वर्सेस अपराध बोधक की अवस्था या दोष भी बोल सकते हैं और अपराध बोधक की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 से 5 वर्ष है, 5 वर्ष से। अच्छा, इसमें एक और होता है कि इसमें जो विकसित होता है तो कौन सा गुण विकसित होता है, तो पहली स्टेज में आशा का गुण विकसित होता है, दूसरी में इच्छा शक्ति, और तीसरी में इसमें उद्देश्य की भावना विकसित होती है। यानी पहल बनाम अपराध बोधक की अवस्था में कौन सी भावना का या कौन से गुण का विकास होता है, तो उद्देश्य की भावना होती है, एम्स की भावना होती है, उसका विकास होता है। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ स्टेज है परिश्रम बनाम हीनता। कौन सी, परिश्रम बनाम हीनता। तो ये चौथे नंबर की स्टेज है और इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 5 से 13 वर्ष या 12 वर्ष। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 6 से 12 भी हो सकता है, मिल जाता है कहीं कहीं, तो वो भी ध्यान रखना है। और परिश्रम बनाम हीनता में कौन सा गुण विकसित होता है, प्रतियोगिता की भावना। ठीक है, ये प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। ये ग्रेड 2 में क्वेश्चन आया हुआ है कि परिश्रम बनाम हीनता में कौन सा गुण विकसित होता है, तो प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। पांचवी स्टेज कौन सी है, पांचवी स्टेज बताया है उन्होंने कौन सी, कि जो पहचान बनाम, पांचवी बताई है पहचान बनाम भ्रम की अवस्था। ठीक है, पहचान बनाम भ्रम। इसकी जो एज ड्यूरेशन है वो क्या है, 13 से या 12 से 21 वर्ष। थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो गुण विकसित होता है वो कौन सा गुण विकसित होता है, वो वफादारी का गुण विकसित होता है। ठीक है, वफादारी का, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वफादारी का गुण विकसित होता है। पांचवी स्टेज हो गई। छठवीं स्टेज की बात करते हैं, 6 नंबर पे कौन सी है, 6 नंबर में आएगी लगाव एंड वर्सेस विलगन की अवस्था। ठीक है, लगाव वर्सेस या बनाम विलगन की अवस्था। ठीक है, इसे आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था भी बोल सकते हैं।
और तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 21 से 40 वर्ष होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गुण विकसित होता है वो गुण विकसित होता है प्यार, प्यार की भावना विकसित होती है, प्रेम भावना विकसित होती है, ठीक है। ये हो गई छठवीं। सातवें नंबर में आएगी, सातवें नंबर में कौन सी आएगी, सातवें नंबर में आएगी उत्पादकता बनाम स्थिरता, ठीक है। उत्पादकता बनाम स्थिरता की भावना, या जननात्मकता बनाम स्थिरता भी बोल सकते हैं इसको। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 40 से 60 वर्ष होता है। और इसमें परवाह करने की भावना विकसित होती है, परवाह करने का गुण विकसित हो जाता है। जो एज होती है 40 से 60 होती है, तो 40 से 60 में परवाह करते हैं कि हमारे अपने हैं, ये हमसे, इनको ये चीज़ चाहिए, इनको वो चाहिए, मतलब परवाह करते हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पे ये 7वीं स्टेज हो जाएगी। 8वीं और लास्ट स्टेज कौन सी होगी, संपूर्णता बनाम, यहाँ पे लास्ट स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा, या संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था, ठीक है। तो ये 8वीं स्टेज है। इसका टाइम पीरियड 60 वर्ष के बाद होता है और इसमें बुद्धिमानी की भावना का विकास होता है। तो यहाँ पे संपूर्णता का क्या है कि संपूर्ण कुछ यदि नहीं कर पाया अपनी पूरी लाइफ में, यदि कुछ अच्छा नहीं कर पाया सोचेगा, तो उसमें उसको निराशा, उसके अपोजिट में उसको निराशा की भावना मिलेगी, मतलब निराश फील करेगा वो इंसान। तो ये 8वीं स्टेज थी, एरिक एरिक्सन ने जो 8 स्टेज बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पे 8 चरण दिए हुए हैं, अपन ने देख लिया है। पहला कौन सा देखा था, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। स्वतंत्रता या स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा की अवस्था। तीसरी, पहल बनाम अपराध बोधक की अवस्था। चौथी, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। 5वीं थी पहचान बनाम भ्रम की अवस्था। 6वीं थी आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था, या लगाव वर्सेस विलगन। और 7वीं थी उत्पादकता या जननात्मकता बनाम स्थिरता। 8वीं संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक। इसको एकदम रटे रहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एरिक एरिक्सन से जो 8 स्टेज दी हुई हैं, ये 8 पॉइंट में, 8 चरण से कई प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। जो 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, संगोष्ठी या सिंपेजियम, खाली स्थान एक प्रकार है, ये तो अभी मैंने कल परसों एक दिन करवाया हुआ है, उसमें आंसर था वाद विवाद। तो यहाँ पे वाद विवाद किस में हो रहा है, व्याख्यान विधि में बिल्कुल नहीं, ये शिक्षक केंद्रित है, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं, केस स्टडी बिल्कुल नहीं। केस स्टडी किसी एक स्टूडेंट की, जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं एक सिंगल स्टूडेंट का, तो उसमें केस स्टडी विधि है। और ये संगोष्ठी या सिंपोजियम, वाद विवाद उस बार ऑप्शन मिला था, तो यहाँ पे डिस्कस मेथड, परिचर्चा या चर्चा विधि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये अभी ग्रेड 1 में ही एक क्वेश्चन मिला हुआ था, संगोष्ठी या सिंपोजियम, तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर था वाद विवाद, ऑप्शन में दिया हुआ था। तो वाद विवाद ही चर्चा विधि है, डिस्कशन मेथड है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, बेसलर ने, स्किनर ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने। तो ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, बिल्कुल इजी है, एस कारक और जी कारक। तो एस कारक कौन सा कारक था, जो अनुवांशिक होता है, और जो जी कारक था वो वातावरणीय था, है ना, यानी सामान्य था, ये विशिष्ट था, ठीक। ये 2 कारक बताए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्पकालिक स्मृति के लिए कौन सी स्मृति रणनीति सबसे अच्छा काम करती है। तो जो अल्पकालिक स्मृति के लिए, यानी अल्पकालिक स्मृति जो बहुत कम टाइम में याद रहता है, बाकी कम ज़्यादा टाइम होने के बाद वो चीज़ भूलने लग जाती है, तो हमें क्या करना है, सम्मेलन यानी एसोसिएशन, विस्तार, इलेबोरेशन, पूर्वाभ्यास यानी रिहर्सल, और व्यवस्थापन। तो क्या करेंगे, यदि चीज़ हमें भूलने लगती है, हमें एक ही कोई टॉपिक है, 2-3 मंथ हो जाते हैं जब पढ़े हुए, तो क्या करते हैं उसको, जब वो टॉपिक भूलने लगता है तो उसको रिवाइज करते हैं, रिहर्सल करते हैं, पूर्वाभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि पूर्वाभ्यास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए संसाधन युक्त और सहभागी, यानी कि रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, संसाधन युक्त और आक्रामक, यानी आक्रामक यहाँ पे दिया हुआ है, आक्रामक नहीं होना चाहिए। संसाधन युक्त और स्वेच्छाचारी, यानी स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। संसाधन युक्त और प्रभुत्व रखने वाला, तो प्रभुत्व रखने वाला भी नहीं होना चाहिए। अब कौन सा होना चाहिए, संसाधन युक्त और सहभागी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।